गुड मॉर्निंग। आज की क्लास शुरू करते हैं वहीं से जहां लास्ट क्लास में थे। हम लोग एम्पियर्स लॉ डिस्कस कर रहे थे, उसी को अभी फिर से डिस्कस कर लेते हैं एक बार। एम्पियर्स सर्किटल लॉ क्या कहता है कि द लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल ऑन ए क्लोज्ड कर्व ऑफ एनी शेप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट थ्रू द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। कोई भी क्लोज्ड कर्व लो, इमेजिनरी ये कर्व होता है, ये ठीक ना, ये काल्पनिक है, जिसे हम लोग एम्पीरियन लूप भी कहते हैं। ठीक है, अब इस काल्पनिक कर्व में कहीं पर भी आप अगर डीएल लेंथ लेंगे तो डीएल लेंथ का मतलब होता है स्मॉल लेंथ, और वहां पर मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड बी है और इससे मान लीजिए कि करंट जो जा रहा है वो इस तरह से है आई। ठीक है, तो ये लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल फॉर ए क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। ठीक है ना, म्यू नॉट इंटू आई। नेट करंट आई का मतलब होता है जितना भी करंट अंदर से पास हो रहा है वो। अब करंट का जो है पॉजिटिव और नेगेटिव साइन डिसाइड करने के लिए आपको तरीका सिखाया था कि कैसे करंट पॉजिटिव लेंगे कैसे नेगेटिव। जैसे ये I1 है और ये अगर I2 है, ठीक है, और ये एम्पीरियन लूप है, इस लूप में कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, ऐसा एरो लगा दिया, इसका मतलब ये नहीं ये करंट फ्लो कर रहा है, ये लूप है, कर्व है। ये हमने सेंस ऑफ रोटेशन बनाया है कि अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो या तो क्लॉकवाइज में ये लूप में घूम के आएंगे या तो एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर हम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो अपने राइट हैंड को क्लॉकवाइज अगर कर्ल कीजिएगा तो इनवर्ड जो है ना वो पॉजिटिव आएगा। तो इनवर्ड पॉजिटिव आने का मतलब है कि ये करंट आपका पॉजिटिव हो जाएगा और ये करंट जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो फॉर्मूला में उसी हिसाब से हम चेंज करके इसको लिख सकते हैं I1 माइनस I2। ठीक है, कोई करंट अगर बाहर है चाहे वो इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो तो उस करंट का इससे कोई लेना देना नहीं होता है। तो ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अब इसी पर आपको हमने एक दो एग्जाम्पल भी दिए थे, जैसे कि हम क्या करेंगे कि कुछ स्ट्रेट वायर्स ले लेते हैं जिसमें करंट जा रहा है। जैसे ये वायर है, ठीक है, ये वायर है और ये वायर है। ठीक है, तीन वायर्स हैं और कुछ हम लोग एम्पीरियन लूप, इमेजिनरी लूप ले रहे हैं। एक लूप में ऐसे लिया, ठीक है, जिसमें करंट जो है इसको ऐसे बना देता है। एक मिनट, ये लूप है हमारा, जो डॉटेड पार्ट है वो बोर्ड के अंदर है, सॉलिड पार्ट बोर्ड के बाहर है। एक लूप मैंने ऐसे लिया, ठीक है, और एक लूप मैंने ऐसा लिया जिसमें तीनों इनक्लोज हो जाए। ये तीन अलग अलग इमेजिनरी लूप हैं। ठीक है, रही बात इन करंट्स की, तो ये करंट में ये वाला करंट ऊपर है I1, ठीक है, ये वाला ऊपर है I2 और ये वाला करंट नीचे है I3। लूप का जो है नामकरण कर देते हैं, दिस इज लूप 1, दिस इज लूप 2 L2 एंड दिस इज लूप 3। हर लूप में सर्कुलेशन का अपना अपना सेंस होता है। तो मान लीजिए कि सबका सेंस ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया, इसका हम लोगों ने ऐसे दे दिया और इसका हमने ऐसे दे दिया। ग्रीन से क्या दिखाया है कि लूप को आपको कैसे रोटेट करना है। तो हर लूप में आपको करंट इनक्लोज निकालना है। ठीक है ना, तो जैसे लूप 1 में बोला जाए कि व्हाट इज द करंट इनसाइड द लूप, तो पहले तो आप देख लीजिए कि लूप 1 में से तीन में से दो करंट इसमें से क्रॉस कर रहे हैं, एक I2 और एक I3। अब ये लूप 1 में कौन प्लस ले कौन माइनस की दोनों को प्लस ले ले, तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे एरो लगा हुआ है ना, ये फिर से कह रही है एरो करंट नहीं होता है, एरो सिर्फ सेंस ऑफ रोटेशन बताता है कि इस लूप में आपको कैसे घूमना है। तो लूप में एरो के हिसाब से घूमोगे तो राइट हैंड को अगर आप कर्ल करोगे, ठीक है ना, लूप के हिसाब से, तो अंगूठा ऊपर आ रहा है, अंगूठा ऊपर आ रहा है, इसका मतलब ये I2 जो होगा वो पॉजिटिव करंट होगा, ठीक है, और I3 जो होगा वो नेगेटिव करंट होगा। अगर आप लूप 2 की बात करें, सेकेंड लूप, तो सेकेंड लूप में अगर करंट इनक्लोज निकालेंगे, ठीक है, तो लूप 2 में देखो ये भी इसी तरह से घूमना है जैसे लूप 1 घुमा था। तो अगर हाथों को कर्ल करोगे राइट हैंड को, तो अंगूठा ऊपर की तरफ पॉइंट आएगा, पॉइंट करेगा,
और चूंकि दोनों करंट भी ऊपर की तरफ हैं तो दोनों करंट पॉजिटिव होगा, I1 प्लस I2 लेंगे। लूप 3 में अगर आप कर्ल करोगे तो देखो इसमें एरो उल्टा लगा हुआ है, तो इसमें आपका राइट हैंड थंब रूल में हाथों को कर्ल करोगे तो अंगूठा नीचे पॉइंट करेगा। इसका मतलब कि लूप 3 के लिए जो करंट नीचे जा रहा है वो पॉजिटिव है, और इसमें से तो तीनों करंट क्रॉस कर रहे हैं, तो इसके लिए I3 पॉजिटिव हो जाएगा बट I1 I2 नेगेटिव हो जाएगा। तो इसमें जब हम इनक्लोज्ड करंट लिखेंगे तो लिखेंगे I3, ठीक है, फिर माइनस I1 माइनस I2, ठीक है। तो ये आपका करंट इनक्लोज लिखने का तरीका हुआ। तो ये I इनक्लोज जब यहाँ पुट कर दोगे, जैसे हमने यहाँ पे जो लिखा है असली फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, ये म्यू नॉट इंटू I इनक्लोज ही तो होता है, म्यू नॉट इंटू I इनसाइड या I इनक्लोज। तो I इनक्लोज लिख दोगे तो इससे आपको B डॉट DL मिल जाएगा, इस पिंक वाले लूप का, किसी भी लूप का B डॉट DL मिलेगा। बाद में हम सीखेंगे कि आगे फर्दर कैसे इंटीग्रेट करके यहां से हम लोग B की वैल्यू किसी भी लूप के सरकमफेरेंस पे निकाल सकते हैं। तो पहले ये नोट कर लो, ये हमारा पहला एग्जांपल है एम्पियर्स लॉ का। ये जो मैंने ब्लैक सर्किल बनाया है, दिस इज ए इमेजिनरी सर्किल। फिर से मैं कह रहा हूं इमेजिनरी है, काल्पनिक एक सर्किल है, और इस इलाके से इतनी सारी करंट्स पास हो रही हैं, ठीक है। एक 5 एम्पियर है, एक 4 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, इतनी करंट्स पास हो रही है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इस एम्पिरियन लूप में B डॉट DL करो और इसको आपको क्लॉकवाइज ऐसे घूमना है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज घूमने पे जो B डॉट DL आएगा 1 एम्पियर उसकी वैल्यू क्या होगी। ध्यान से क्वेश्चन सुनो, B डॉट DL का इंटीग्रल का वैल्यू पूछा है आपसे, 1 एम्पियर करंट नहीं पूछ रहा है। तो B डॉट DL इंटीग्रल का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो एम्पियर्स लॉ क्या कहता है, इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I म्यू नॉट। हाँ, ये वेरी गुड। तो म्यू नॉट रहने देंगे और करंट इंक्लोज में जाके काउंट करेंगे कि भैया कौन कौन सा करंट इंक्लोज है। तो ये तो नहीं इंक्लोज है तो इसको तो नहीं लेंगे, ये तो बाहर है। अब इन तीनों में अब देखना होगा कि 2 इनवर्ड करंट है और एक आउटवर्ड करंट गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि इस एम्पिरियन लूप को क्लॉकवाइज रोटेट करो, ठीक है भाई। क्लॉकवाइज जब हम राइट हैंड को कर्ल करते हैं तो अंगूठा अंदर जाता है, अंगूठा अंदर जाने का मतलब है कि 3 एम्पियर पॉजिटिव करंट होगा, ठीक है, 3 एम्पियर, और 2 एम्पियर भी पॉजिटिव होगा बट 4 एम्पियर माइनस होगा। तो आंसर आ जाएगा आपका सिर्फ म्यू नॉट, समझ में आया। अब इसी क्वेश्चन में नोट कर देते हैं, अगर इसी क्वेश्चन में कहा जाता कि एंटी क्लॉकवाइज घूमो, एंटी क्लॉकवाइज, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो एरो उल्टा हो जाएगा, एरो उल्टा हो जाएगा तब लाइन इंटीग्रल करेंगे B डॉट DL, तो म्यू नॉट इंटू I इनक्लोज। अब उल्टा हो गया, देखो एंटी क्लॉकवाइज घूमने का मतलब, एक बार एरो दिखा देते हैं, ऐसे घूम रहे हो, अब राइट हैंड को कर्ल करोगे तो अंगूठा विल पॉइंट आउटवर्ड्स, स्क्रीन से बाहर की तरफ। इसका मतलब अब 4 एम्पियर पॉजिटिव हो गया और ये जो 3 एम्पियर है और 2 एम्पियर है ये नेगेटिव हो गया। तो अब यही सेम चीज आ जाएगा आपका माइनस म्यू नॉट, समझे, प्लस की जगह माइनस हो गया। क्लियर, नोट कर लो। अब हम लोग गॉस लॉ की तरह एम्पियर्स लॉ के भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे, नोट करेंगे, ठीक है। गॉस लॉ में भी बहुत कुछ लिखा था हम लोगों ने, एक एक पॉइंट यहाँ पे भी वही उसी तरीके से लिखना है। फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो लाइन इंटीग्रल होता है B डॉट DL ओवर एनी क्लोज लूप इज independent of shape of empyrean loop, shape of empyrean loop। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है एम्पीरियन लूप के शेप से आपको कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लीजिए एज लॉन्ग एज करंट इनक्लोज सेम है, ये एम्पीरियन लूप मैंने रेक्टेंगुलर लिया, ठीक है, फिर एक एम्पीरियन लूप मान लीजिए मैंने सर्कुलर ले लिया, लेकिन हुआ क्या कि मान लीजिए कि इसमें भी करंट ऐसे दिखा रखा है I
और इसमें भी करंट कहीं पे भी दिखा दो I, ठीक है। तो एम्पीरियन लूप में तुम इसको ऐसे रोटेट करो और वही एम्पीरियन लूप ऐसे रोटेट करो, दोनों ही केस में जो आपका लाइन इंटीग्रल B डॉट dl आएगा, B डॉट dl वो म्यू नॉट इंटू आई होता है। तो दोनों ही केस में ये म्यू नॉट इंटू आई आएगा। क्यों? एम्पीरियन लूप का शेप मैटर नहीं करता है। क्यों? क्योंकि दोनों में करंट जो इनक्लोज्ड है वो आई और आई ही है। तो एम्पीरियन लूप को अगर आपने रेक्टेंगल से सर्कल भी बना दिया तो भी फर्क नहीं पड़ा। हाँ, ये अलग बात है कि इस एम्पीरियन लूप के हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होगा, इसमें अलग अलग होगा। लेकिन जब इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल की बात करें तो वो तो सीधे होता है म्यू नॉट इंटू आई इंक्लोज, और आई इंक्लोज दोनों केस में सेम है। तो बी डॉट डीएल इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ एम्पीरियन लूप। अब यही सेम चीज इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग कहते थे कि सरफेस सर इंटीग्रल ऑफ बी मैग्नेटिक डॉट फील्ड तो डीएल, सर्कुलर लूप में निकाला जाता है ना। हाँ वो निकालना है, इसमें वो आगे चल के आएगा, मैग्नीट्यूड इसमें निकाल लेंगे, इसमें नहीं निकाल पाएंगे बी का। लेकिन अभी ये बताया जा रहा है कि एम्पीरियन लूप का शेप चेंज कर देने से आपका बी डॉट डीएल का वैल्यू चेंज नहीं होगा। इलेक्ट्रोस्टैट में भी था, ई डॉट डीएस जो होता है वो सिर्फ चार्ज इनक्लोज पे डिपेंड करता है, सरफेस के शेप पे डिपेंड नहीं करता है। दूसरा, ये जो लाइन इंटीग्रल है बी डॉट डीएल इज independent of position of current inside the एम्पीरियन लूप। करंट के पोजीशन से कोई मतलब नहीं होता है, करंट कहीं से भी पास हो, एज लॉन्ग एज वो अंदर है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने सेम एम्पीरियन लूप 2 बार लिया, लेकिन क्या हुआ कि मान लीजिए कि इसमें करंट जो था, एम्पीरियन लूप ऐसे रोटेट कर रहा है, यहाँ सेंटर से पास हो रहा था आई, जबकि इसमें करंट मान लीजिए कहीं किनारे से पास हो रहा है, ठीक है। तो दोनों ही केस में जो लाइन इंटीग्रल आपका बी डॉट डीएल होगा वो सेम आएगा, म्यू नॉट इंटू आई इंक्लोज्ड होता है, और दोनों ही केस में आई इंक्लोज तो सेम है। हाँ, ये अलग बात है कि आई इसमें सेंटर पे नहीं है, किनारे चला गया, तो हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो है इस एम्पीरियन लूप पे बदल जाएगा। बट बी डॉट डीएल का जो इंटीग्रेशन है वो करंट इंक्लोज पे निर्भर करता है। तो बी डॉट डीएल का इंटीग्रल चेंज नहीं होगा, करंट सेंटर पे हो चाहे यहाँ पे हो, ये म्यू नॉट आई ही रहेगा। तो पोजीशन ऑफ करंट इनसाइड द लूप डज नॉट मैटर, इसको नोट कर लो। अब इसमें थर्ड पॉइंट ये है कि ये जो लाइन इंटीग्रल होता है बी डॉट डीएल, डज नॉट डिपेंड ऑन करेंट। रिकॉर्डिंग एक मिनट लिख लेने दो, ऑन करंट आउटसाइड दी एल एम्पीरियन लूप, ठीक है। तो बी डॉट डीएल जो है, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल डज नॉट डिपेंड ऑन करंट आउटसाइड दी एल एम्पीरियन लूप, ये पहले से ही पता है, क्योंकि बी डॉट डीएल का इंटीग्रल हम लिखते हैं म्यू नॉट इंटू आई इंक्लोज्ड, तो आउटसाइड करंट से हमें कोई मतलब नहीं होता है। बट बी डॉट डीएल जो होता है इसमें बी एट एनी पॉइंट on an Amperian loop is due to all the currents inside as well as outside the loop। ये भी इलेक्ट्रोस्टैट से फंडा उठाया हुआ है, कॉपी किया हुआ है कि बी एट एनी पॉइंट ऑन एन एम्पीरियन लूप, कोई भी अगर आप एम्पीरियन लूप लेते हैं किसी भी शेप का हो, तो जो बी डॉट डीएल करते हो वो मैग्नेटिक फील्ड इसके सरकमफेरेंस पे होता है कहीं पे भी। तो जैसे यहाँ पे आपने डीएल लिखा और यहाँ पे जैसे बी आ रहा है, तो ये जो बी होता है ये अंदर वाला करंट और बाहर वाला करंट सबको मिला करके होता है।
ठीक है ना, I1 I2 दोनों का मिला करके नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है B। लेकिन B डॉट डीएल जो होता है, B डॉट डीएल इंटीग्रल, वो सिर्फ करंट इनक्लोज पे डिपेंड करता है, बट B जो है वो दोनों पे डिपेंड करता है, क्योंकि B यहाँ का नेट मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वजह से आएगा। सेम चीज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में गॉस लॉ में भी पढ़ते थे कि गॉसियन सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज ड्यू टू चार्जेज इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड दी सरफेस। ठीक है, तो एम्पीरियन लूप पर जो आप मैग्नेटिक फील्ड लिख रहे हैं इंटीग्रल में B, दैट इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट ये है कि इफ I इनक्लोज्ड इज 0, अगर किसी एम्पीरियन लूप में अंदर में कोई करंट नहीं है, सिर्फ बाहर बाहर में है, तो इससे क्या होगा कि B डॉट डीएल जो करोगे ये पक्का 0 आ जाएगा। ठीक है, B डॉट डीएल 0 आएगा क्योंकि म्यू नॉट इंटू आई इंक्लोज होता है और आई इंक्लोज 0 है। बट इफ, ठीक है, B डॉट डीएल इक्वल टू 0 आ जाए, अगर B डॉट डीएल 0 आ जाए, it does not mean that B is 0 at every point on एम्पीरियन लूप। कह रहा है कि गलती से अगर आपका किसी एम्पीरियन लूप में B डॉट डीएल 0 आ जाए तो वहां से आप डायरेक्ट ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं कि B 0 होगा हर एक पॉइंट पे। हो सकता है B हो फिर भी B डॉट डीएल 0 आ जाता है। बोलोगे वो कैसे आएगा? मान लीजिए कि आपका एम्पीरियन लूप है, छोटा सा एम्पीरियन लूप है और इसको हमने ऐसे क्लॉकवाइज घुमा, लेकिन करंट पता चला अंदर नहीं है, लेकिन करंट एक बाहर में है ना, बाहर में मान लीजिए कोई करंट है। तो कायदे से देखा जाए तो इस लूप के लिए इंटीग्रल ऑफ B डॉट डीएल करने जाओगे तो जाहिर सी बात है अंदर में करंट 0 है तो ये नेट क्या आ जाएगा? 0। 0 तो आ गया, लेकिन क्या इसका मतलब ये हो गया कि इस सरफेस पे कहीं मैग्नेटिक फील्ड नहीं है? बिल्कुल गलत, मैग्नेटिक फील्ड है। तो लोग कैसे है? अरे ये जो करंट है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है कि नहीं? ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पे B हो सकता है यहाँ पर B ऐसे हो। ठीक है, तो आपको पता नहीं है एग्जैक्टली कि कहाँ पे कितना B है, लेकिन B डॉट डीएल फिर भी 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? क्योंकि B डॉट डीएल सिर्फ B पे नहीं डिपेंड करता है, DL पे भी तो डिपेंड करता है। और डॉट प्रोडक्ट को ओपन करोगे तो ये B इंटू DL इंटू कॉस थीटा होगा। तो इंटीग्रल ऑफ B डॉट डीएल 0 आ जाने का मतलब डायरेक्ट कंक्लूजन नहीं निकालना है कि B 0 है। B 0 हो भी सकता है एम्पीरियन लूप पे, B 0 नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये जो फिफ्थ वाला पॉइंट है और ये जो फोर्थ वाला पॉइंट है, यही दोनों पॉइंट्स आपको कंपटीशंस में ऑब्जेक्टिव में लिख करके पूछा जाता है। उस तरह के सवाल नहीं होते हैं कि आउट ऑफ दीज ऑप्शन विच वन इज करेक्ट, उसमें ये अक्सर आता है फोर्थ वाला पॉइंट कि जो मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं आप एम्पीरियन लूप पे, दैट इज ओनली ड्यू टू इनसाइड करंट, दैट इज ओनली ड्यू टू आउटसाइड करंट, या दैट इज ड्यू टू ऑल द करंट्स। तो ऑप्शन है दैट इज ड्यू टू ऑल द करंट्स इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। और ये पांचवा पॉइंट कि अगर B डॉट डीएल किसी एम्पीरियन लूप का 0 आ गया तो क्या हम श्योरिटी से कह सकते हैं कि B भी 0 होगा? तो उसका जवाब है नहीं। अगर B डॉट डीएल 0 आ गया तो दो बातें हो सकती है, B 0 भी हो सकता है, B 0 नहीं भी हो सकता है। जैसे इस एम्पीरियन लूप में यहाँ करंट था तो B इसके एम्पीरियन सरफेस पे आएगा एम्पीरियन लूप पे, लेकिन ये करंट भी अगर नहीं होता, ये भी हटा दो, ये भी नहीं है, अंदर भी नहीं है बाहर भी नहीं है, तब तो इस लूप पे मैग्नेटिक फील्ड हर जगह 0 हो जाएगा कि नहीं? तो B डॉट डीएल 0 आने का मतलब है कि B 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नोट कर लो। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ, कि आखिर ये जो एम्पियर्स लॉ हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं, किस काम आएगा। तो ये बेसिकली हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने में मदद करता है। ठीक है, तो इसका यूज जो है वो लिख देते हैं, यूजिंग एम्पियर्स लॉ
we can find B in cases of symmetrical currents. सिमेट्रिकल करंट्स या जिस केस में किसी तरह की सिमेट्री दिखे वैसे केस में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। पहले सिमेट्री समझाएंगे आपको। यूजिंग एम्पियर्स लॉ वी कैन फाइंड बी। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे केसेस में जहां पर सिमेट्रिकल करंट हो या सिमेट्रिकल, ये कह सकते हैं कि बी में एक तरीके की सिमेट्री हो कि जैसे एम्पीरियन लूप पर हर जगह बी का मैग्नीट्यूड सेम हो। अगर ऐसा कोई एम्पीरियन लूप मिल जाता है तो उस पे हम लोग बी की वैल्यू कैलकुलेट कर पाते हैं। पहले हम क्या करेंगे कि इसके जो है ना स्टेप्स लिख देते हैं। स्टेप्स इसके क्या हैं, ये बिल्कुल उसी तरीके से स्टेप्स हैं जैसे हम लोगों का गॉस लॉ में था। पहला स्टेप होता है डिफाइन एन एम्पीरियन लूप, ठीक है। फिर दूसरा स्टेप होता है फाइंड करंट इनक्लोज्ड या करंट इनसाइड द एम्पीरियन लूप, ठीक है। और फिर तीसरा स्टेप आता है यूज एम्पियर्स लॉ। तो तीसरा स्टेप होता है यूज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक है, टू फाइंड बी। तो ये आपके स्टेप हैं, अब एक एक करके समझाते हैं। एम्पीरियन लूप किस केस में कैसा लेते हैं वो आपको पहले ही समझा देते हैं। एम्पीरियन लूप इज सिमिलर टू गॉसियन सरफेस इन इलेक्ट्रोस्टैट्स। हाँ, अब इसको समझाते हैं। देखो, अगर आपके पास करंट जो है लॉन्ग स्ट्रेट वायर है और इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, या सिलिंड्रिकल वायर है, ठीक है, तो वैसे केस में एम्पीरियन लूप सर्कुलर लेते हैं। रीजन क्या है कि जैसे ये इनफाइनाइट वायर है, करंट कैरिंग वायर, एम्पीरियन लूप ऐसा लिया जाता है कि उसके हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सेम हो। तो मान लीजिए करंट आई है और इसमें हम आर डिस्टेंस पे जा करके एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ करना चाहते हैं। तो एम्पीरियन लूप जैसा बताया था कि इमेजिनरी लूप होता है, ठीक है। तो एम्पीरियन लूप जो है वो इमेजिनरी लूप होता है। तो हमने सोचा कि चलो भाई एम्पीरियन लूप हम लेंगे तो आर डिस्टेंस पे जाकर के इस तरह से हम सर्कल लेंगे इसको घेरते हुए। अब हम लोग एम्पियर्स लॉ का एप्लीकेशन जो है ना वो स्टार्ट करेंगे। एप्लीकेशन का मतलब है कि हाउ टू यूज एम्पियर्स लॉ टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। तो जो फर्स्ट केस हम लोग ले रहे हैं वो ले रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। इसका मतलब एक ऐसे स्ट्रेट वायर है, लॉन्ग का मतलब इनफाइनाइट हो गया, इसमें करंट जा रहा है आई, और हमें कहा गया है कि इस वायर की वजह से आर डिस्टेंस पर, मान लो कि इस वायर से ऐसे आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है आर डिस्टेंस पे यहाँ पे। अब लॉन्ग स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। बट जानबूझ करके हम लोग एम्पियर्स लॉ से भी निकालेंगे और प्रूफ करेंगे कि म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर कैसे आता है। इसी बहाने हम लोग एम्पियर्स लॉ लगाना भी सीखेंगे। तो सबसे पहले तो क्या है कि अगर लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है तो हमने लिखा था कि स्ट्रेट वायर के केस में पहला स्टेप होता है डिफाइन एन एम्पीरियन लूप। इस केस में एम्पीरियन लूप आपको सर्कुलर लेना होगा, और जो आप सर्कुलर एम्पीरियन लूप लेंगे वो कुछ ऐसा होगा कि ये जो करंट है वो उस एम्पीरियन लूप के सेंटर से पास होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये एम्पीरियन लूप ऐसे इमेजिनरी हमने बना दिया, ठीक है ना। ये एम्पीरियन लूप है आर रेडियस का। तो हम लोग यहाँ पर अगर डिफाइन करें तो हमारा जो एम्पीरियन लूप है, एम्पीरियन लूप वो है आपका सर्कल है ऑफ रेडियस आर, ठीक है।
इसी डायग्राम को आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं कि अगर ये करंट आप ऊपर से ऐसे देखेंगे, ऊपर से अगर आई बना दे तो आपको ये करंट बोर्ड के बाहर आता हुआ नजर आएगा, तो ये करंट आपको ऐसे नजर आएगा, आपकी तरफ आ रहा है। तब ये एम्पीरियन लूप आपको इसी सरफेस में दिखेगा, ऐसा दिखेगा। तो ये एम्पीरियन लूप तब आपको ऐसा दिखेगा आर रेडियस का। मतलब हमने सेम डायग्राम बनाया, कोई नया डायग्राम नहीं बनाया है, सेम डायग्राम बनाया है। ठीक है, यहाँ बना दिया। अब ये जो ग्रीन कलर का मैंने बनाया है एम्पीरियन लूप, ये फिर से कह रहा हूं ऐसा कोई सचमुच का लूप नहीं है, इमेजिनरी लूप है। अब हम इसमें क्या करेंगे कि बी डॉट डीएल करना होगा। तो इस एम्पीरियन लूप पर कहीं पर भी अगर आप चले जाए, जैसे मान लीजिए कि इस पॉइंट पे चले गए, तो इतना तो पता है ना कि स्ट्रेट वायर के वजह से जो बी का डायरेक्शन आता है वो ऐसे आएगा, इधर आएगा, ठीक है, या इधर आएगा, दोनों में से कोई एक होगा। किधर होगा सोचो, तो करंट बाहर जा रहा है तो अंगूठा करंट की तरफ रखो और हाथ को कर्ल करो तो इधर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऐसे आया। साथ में अगर आप डीएल दिखाना चाहें इस पर, तो जो डीएल होगा वो भी इधर ही आएगा, यहाँ पर ऐसे आएगा डीएल भी। ठीक है, तो ये आपका हो गया बी और ये आपका हो गया डीएल। इस लूप पर, इस ग्रीन लूप पर हर जगह बी और डीएल कहीं भी चले जाओगे तो आपको पैरेलल ही मिलेगा। जैसे यहाँ पे भी चले जाओगे, ठीक है, तो आपको बी जो होगा ऐसे होगा। ठीक है, और जो डीएल होगा, डीएल वो भी आपका इसी डायरेक्शन में ऐसे पैरेलल आएगा हर जगह। डीएल तो क्या होता है कि लेंथ का छोटा सा टुकड़ा है और वो हमेशा अलोंग दी सर्कमफरेंस टेंजेंट के अलोंग आता है डीएल। और इस वायर की वजह से हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा आता है, इसी तरह का आता है, जैसा ऐसे आता है ना। तो B डॉट डीएल, अब अगला स्टेप हमारा था कि करंट इनक्लोज्ड एक बार आ जाए उसके बाद एम्पियर्स लॉ लगाओ। तो एम्पियर्स लॉ लगाएंगे तो पहले हम एम्पियर्स लॉ लिख देते हैं कि लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड, और इसमें करंट इनक्लोज्ड आई है। ठीक है, अब यहाँ से ओपन करेंगे, इसको रहने दो, बी डॉट डीएल को लिखोगे बी इंटू डीएल इंटू कॉस जीरो। क्यों? क्योंकि पूरे एम्पीरियन लूप पर हर जगह मैग्नेटिक फील्ड और डीएल आपको पैरेलल मिलेगा, तो उनके बीच का एंगल जीरो है, इंटू म्यू नॉट इंटू आई। अब ध्यान से सुनना, बी जो है आर डिस्टेंस पे चाहे यहाँ जाओ चाहे यहाँ जाओ या ये ग्रीन लूप पे कहीं भी चले जाओ, बी का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो बी कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। इंटीग्रल ऑफ क्या बचेगा, डीएल कॉस जीरो 1 है, और ये क्या बचेगा म्यू नॉट इंटू 1। अब इंटीग्रेशन ऑफ डीएल जो है, ये डीएल 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 अगर सब जोड़ देंगे तो ये डीएल का इंटीग्रेशन इस एम्पीरियन लूप का सरकमफरेंस बताएगा। तो सरकमफरेंस कितना होता है एम्पीरियन लूप का, तो 2 पाई आर, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो यहां से आपको b की वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। और जैसा कि हम लोग जानते हैं इनफाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड का यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये जो केस हम लोगों ने किया सामने में, ये सिर्फ इसलिए किया ताकि स्टूडेंट ये समझ सके कि हाउ डू वी एक्चुअली अप्लाई एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ अप्लाई कैसे करते हैं। तो करने के लिए पहला तो लाइन वही है बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई, और अब इस बी डॉट डीएल को ओपन करने के लिए मैंने बी इंटू डीएल इंटू कॉस थीटा लिखा। भाई डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, बी डीएल कॉस थीटा। ये 0 डिग्री क्यों लिख दिया, क्योंकि पूरे एम्पीरियन लूप पर बी और डीएल पैरेलल है। पैरेलल क्यों है, क्योंकि करंट कैरिंग वायर की वजह से जो बी आता है वो ऐसा ही आता है, और डीएल तो वैसे भी हमेशा एम्पीरियन लूप के टेंजेंट के लॉन्ग होगा, और बी भी टेंजेंट के लॉन्ग है, तो हर जगह बी और डीएल पैरेलल ही आपको मिलेंगे। एक बार ये बी डीएल कॉस जीरो आ गया तो बी को बाहर निकाल लिया, क्योंकि बी अब कांस्टेंट है। देखो वेक्टर बी कांस्टेंट नहीं था, क्योंकि एम्पीरियन लूप पे हर जगह बी का मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन तो अलग अलग है। जैसे यहाँ का डायरेक्शन अलग है, यहाँ का डायरेक्शन अलग है।
लेकिन यहाँ पर जो अब हम आ गए बी डॉट डी एल से इस लाइन पे आए तो यहाँ सिर्फ बी का मैग्नीट्यूड है और मैग्नीट्यूड पूरे एम्पीरियन लूप पे सेम है, तो बी बाहर आ गया। बचा डीएल का इंटीग्रेशन, तो डीएल का इंटीग्रेशन 2 पाई आर होगा क्योंकि डीएल का मतलब हुआ स्मॉल लेंथ, तो डीएल का इंटीग्रेशन हो गया टोटल लेंथ ऑफ द लूप, तो टोटल लेंथ ऑफ द लूप का मतलब 2 पाई आर, तो बी की वैल्यू इतनी आ गई। ठीक है, नोट करो। अब जो नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं यूजिंग एम्पियर्स लॉ, that is B due to a long current carrying hollow cylinder। मतलब अब मैग्नेटिक फील्ड एक हॉलो सिलेंडर का निकालना है। हॉलो सिलेंडर का मतलब हो गया पाइप समझ लो, लॉन्ग का मतलब हो गया इनफाइनाइट। तो कोई भी एक लॉन्ग ऐसे पाइप या हॉलो सिलेंडर इमेजिन करो, जैसे ये हमने हॉलो सिलेंडर ऐसे बना दिया। हॉलो सिलेंडर है, इसका एक्सिस भी होगा, जाहिर सी बात है, तो ये आपका, अब ये इनफाइनाइट सिलेंडर है तो ऐसा मत सोचना कि सिर्फ यहीं पर है, ये इस तरह से एक्सिस बना देते हैं। ये एक्सिस हो गया, ठीक है। अब चूंकि ये हॉलो सिलेंडर है और लॉन्ग है तो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो इसके सरकमफेरेंस पे होगा, तो इसके सरकमफेरेंस पे जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हम मान लेते हैं ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, तो ये ऐसे ऐसे दिखा सकते हैं। ध्यान से देखना करंट कैसे दिखा रहा है। तो इसमें करंट जो है वो आई जा रहा है, मान लो टोटल करंट आई जा रहा है, बट ये आई अंदर में तो नहीं हो सकता है, इसके सरकमफेरेंस पे होगा। ठीक है, तो लिख देते हैं इसमें कि करंट इज फ्लोइंग अलोंग द सरकमफेरेंस, करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द सरकमफेरेंस, करंट पूरे सरकमफेरेंस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है। अब आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड दो केस में निकालेंगे। पहला केस लेंगे फॉर आर लेस देन कैपिटल आर, कैपिटल आर इसका रेडियस है, लेस देन कैपिटल आर का मतलब हुआ एट इनसाइड पॉइंट, अंदर में मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बाहर में कितना है, वो निकालना है। तो सबसे पहला तो क्या करेंगे कि एम्पीरियन लूप लेंगे, तो हम लोग एम्पीरियन लूप इस तरह का लेंगे जिसका रेडियस कैपिटल आर से कम हो, तो इस तरह का एम्पीरियन लूप लेंगे। अब ये जो एम्पीरियन लूप होगा ये हॉरिजॉन्टल होगा और इसको इस तरह से रोटेट करोगे तो इस एम्पीरियन लूप में जो करंट इनक्लोज्ड है वो जीरो है। भाई करंट इनसाइड द लूप इज जीरो, क्योंकि सारा करंट तो सरकमफेरेंस पे है और ये लूप आपने क्या ले लिया है, पाइप के अंदर लिया है, हॉरिजॉन्टल लूप। तो करंट अगर जीरो है तो इसको लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो ये जीरो आएगा। अब इसको फर्दर हम लिखेंगे तो ये तो आपका वही आ जाएगा बी इंटू डी एल इंटू कॉस जीरो, क्योंकि हर सर्कुलर लूप में हम एज्यूम करेंगे कि भाई बी हमें मालूम पता नहीं है कितना होगा, बट करंट ऊपर है तो बी ऐसे ही सर्कुलर लूप बनाएगा, तो ये बी इंटू डी एल का इंटीग्रल आएगा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से आ जाएगा b इंटू इंटीग्रल ऑफ डी एल होता है आपका 2 पाई आर, जहाँ r इसका आपका क्या है, सरकमफ्रेंस, r रेडियस है। अब 2 पाई आर तो जीरो नहीं है, इसका मतलब है कि अंदर में मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। तो किसी भी सिलेंडर का, हॉलो सिलेंडर के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है अगर करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो, ठीक है, क्योंकि अंदर में करंट इंक्लोज्ड ही नहीं आया तो अंदर में मैग्नेटिक फील्ड नहीं आता है। अब सेकंड केस में क्या है कि फिर से एम्पीरियन लूप लेंगे, लेकिन इस बार एम्पीरियन लूप लेंगे बाहर में, ठीक है। अब जैसे r लेस देन r निकाला था, r ग्रेटर देन r निकालेंगे, तो अब फिर से एम्पीरियन लूप लेंगे इस तरीके का, ठीक है, और इसका जो रेडियस होगा वो कैपिटल R से बड़ा होगा, तो ये हो गया, और इसको हम लोग ऐसे रोटेट करेंगे, ठीक है, ये बोर्ड के बाहर है और ये पार्ट बोर्ड के अंदर है, तो ऐसे घुमाएंगे। तो सेकंड केस है R ग्रेटर देन R, ठीक है। इस केस में करंट इनक्लोज्ड की बात करें तो इस ग्रीन वाले एम्पीरियन लूप में पूरा का पूरा करंट ही इनक्लोज्ड है हमारा, क्योंकि ये लूप इतना बड़ा है कि पूरा पाइप उसके अंदर से पार हो रहा है, तो पूरा करंट इनक्लोज्ड है। तो यहाँ जब इंटीग्रल करोगे b डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू क्या करेंगे i,
और बी डॉट डी एल फिर से सेम ओपन होके यही आता है बी इंटू टू पाई आर। बी डॉट डी एल का वैल्यू एकदम इसी तरीके से इंटीग्रेट होके हर बार सेम आता है, यही वाला सर्कुलर लूप के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीधे लिख देंगे इसको b इंटू टू पाई आर दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू कैपिटल आई। सो मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट कैपिटल आई और नीचे में कितना आ जाएगा 2 पाई आर। तो बाहर में ये जो मैग्नेटिक फील्ड आया, अगर इसको ध्यान से देखो तो याद रखने की जरूरत नहीं है, ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल वही है जो पिछले वाले केस में आया था, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। इसका मतलब अंदर के पॉइंट पे तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, इनसाइड द सिलेंडर बी इज जीरो एंड आउटसाइड द सिलेंडर देयर इज मैग्नेटिक फील्ड। एंड इसका फॉर्मूला जो है वो सेम है जो एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से होता है। मतलब बाहर के पॉइंट पे जब मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो आप मान सकते हैं कि पूरा का पूरा सिलेंडर जो है वो एक वायर की तरह बिहेव कर रहा है जो उसके एक्सिस के अलॉन्ग रखा हुआ है। तो सारा करंट मान लीजिए कि एक्सिस पर रखा हुआ है। तो ये फॉर्मूला जो है लिख देते हैं बगल में ताकि याद रखने में आसानी हो। सिमिलर टू स्ट्रेट वायर, जो स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला था वही वाला फॉर्मूला है। ठीक है, तो याद रखने में बहुत आसानी होता है कि हॉलो सिलेंडर में अंदर में फील्ड जीरो और बाहर में वही फील्ड होता है जो इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर का होता है। अगर इलेक्ट्रोस्टैट से अगर आप तुलना कीजिए इलेक्ट्रोस्टैट से, तो इलेक्ट्रोस्टैट में इसका कंपैरिजन आप हॉलो स्फीयर से कर सकते हैं या शेल से। अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रोस्टैट में जो शेल होता था यूनिफॉर्मली चार्ज शेल, उस पर सारा चार्ज सरफेस पे होता था। तो जब हम उसमें गॉस लॉ लगाते थे तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आता है। ठीक है, अगर आपको याद हो तो। और बाहर में जीरो नहीं आता है, बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड आता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, बिल्कुल वही आता है जो एक पॉइंट चार्ज का है। दैट मीन्स कि एक स्फीयर को हम मान सकते हैं कि सारा चार्ज उसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड है, ये चार्ज। ठीक है, तो वही जो रोल वहां पर चार्ज का था वो रोल यहाँ पर इनफाइनाइट वायर का है, पतले वायर का। और जो हालत वहां शेल का था वैसे ही हालत यहाँ पर हॉलो सिलेंडर का है। तो इलेक्ट्रोस्टैट से कंपैरिजन करके पढ़ने में ना थोड़ा इजी लगता है कि शेल का जैसा बिहेवियर था उसी तरह से इसका भी बिहेवियर है। नोट करो इसको। अब इस केस में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का जो है आपको डायरेक्शन भी बता देते हैं, डायरेक्शन कह रहे हैं, ग्राफ बता देते हैं। V वर्सेस R का कभी कभी ग्राफ पूछता है, ये खास करके पीएमटी वालों को खूब आता है ये सब सवाल। तो V वर्सेस R कैसा होगा, तो ये B हो गया और ये R हो गया, हॉलो सिलेंडर का ये बना रहे हैं। तो अंदर में मैग्नेटिक फील्ड जीरो था, तो कैपिटल R जो रेडियस है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड वहां तक तो जीरो है। ठीक है, अब R लेस देन R के लिए B आपका क्या था, जीरो, और R ग्रेटर देन R के लिए B था आपका म्यू नॉट आई, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। तो जैसे ही आप सरफेस पे जाएंगे, सरफेस के जस्ट आउटसाइड म्यू नॉट आई बाई 2 पाई कैपिटल आर होगा, तो वहां पर फील्ड अचानक से आपका बहुत ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, सरफेस के जस्ट बाहर, सरफेस के अंदर तो जीरो था, और एक बार फिर सरफेस से आप दूर जाने लगेंगे तो आर बढ़ेगा, स्मॉल आर बढ़ेगा तो बी क्या होगा, घटेगा। तो अब आगे चल के ये ग्राफ जो है वो ऐसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा ऐसे। उसके पहले ये जो ग्राफ होगा वो जीरो होगा, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक बी जीरो रहेगा। ठीक है, और उसके बाद का जो बी है वो डिक्रीजिंग होगा, एक ही कलर हम बना देते हैं। तो उसके बाद ये ऐसे ऐसे डिक्रीज करके आर टेंस टू इंफिनिटी पे जीरो होगा। तो सरफेस पर डिसकंटिन्यूअस होता है, तो अंदर में जीरो, बाहर में डिक्रीजिंग। तो ये किसका हमने बनाया है, हॉलो सिलेंडर, जो पिछला केस था उसका मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ है। ठीक है, बाकी जहां तक बी के डायरेक्शन की बात है तो डायरेक्शन तो यहीं से पता चल जा रहा था, पिछले वाले में देख लो, ये जो एरो लगा हुआ है ये बी के अलोंग ही है। तो यहाँ पर अगर कोई पूछे तो बी जो है वो बोर्ड के अंदर होगा, इनवर्ट। ठीक है, क्योंकि ये लाइन देखो इनवर्ट जा रहा है, और इस पॉइंट पर वही मैग्नेटिक फील्ड जो है वो
आउटवर्ड होगा, बाहर आ रहा है। यहाँ पर पूछा जाए तो बी राइट होगा, अंदर में पूछा जाए तो बी इधर लेफ्ट की तरफ होगा। तो ऐसे जो ग्रीन लाइन बनाया ना एम्पीरियन लूप, बी भी अलोंग द एम्पीरियन लूप ही होता है। और ये इसका ग्राफ है जो ऑब्जेक्टिव में अक्सर आपसे पूछा जाता है। एक सिंपल सा एग्जांपल करते हैं हॉलो सिलेंडर के ऊपर। बी मैग्नेटिक फील्ड जस्ट आउटसाइड ए हॉलो सिलेंडर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज 40 माइक्रो टेस्ला। म्यू टी का मतलब हुआ माइक्रो टेस्ला। देन फाइंड करंट फ्लोइंग इन सिलेंडर। ठीक है, ट्राई करो तो। 2 एम्पियर। चलो देखो, सिंपल सा सॉल्यूशन है। जस्ट आउटसाइड द सिलेंडर करेंगे तो म्यू नॉट आई, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर। बी दिया है 40 माइक्रो टेस्ला, तो ये हो गया 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। म्यू नॉट बाई 2 पाई क्या होगा, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई होता है 10 टू द पावर माइनस 7, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। आई निकालना है और आर कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 5 बाई 100 होगा। तो 100 को हम यहाँ पे 10 का पावर 2 लिख दो। ठीक है, अब ये देखो, ये हो जाएगा 10 एम्पियर। 2i अपॉन 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 आएगा, ये वाला दोनों मिलकर। तो 10 टू द पावर माइनस 6 और 10 टू द पावर माइनस 5 कट करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर 10 टू द पावर माइनस 1 बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4, तो ये हो गया 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 क्या हो गया 4 इज इक्वल टू 2i बाई 5। तो यहाँ से आपको आई आ जाएगा 20/2 10 एम्पियर। ठीक है, तो 10 एम्पियर करंट जा रहा है। अब इसके बाद जो है ये हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे थे हॉलो सिलेंडर का। अब इसके बाद पढ़ना है हमें सॉलिड सिलेंडर का। बिल्कुल वैसे ही चलना है जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में चलना था। इलेक्ट्रोस्टैट में पहले हम लोगों ने शेल का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था गॉस लॉ से, और उसके बाद शेल के बाद स्फीयर का या सॉलिड स्फीयर का। तो ये जो सॉलिड सिलेंडर वाला केस है वो हम लोग अब अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास यहीं तक रोकते हैं। शीट जो है उसमें सेक्शन सी डी के बाद ई देख लेना, ई में शायद सॉलिनॉइड वगैरह है तो ई तक कर सकते हो। एम्पियर्स लॉ के सवाल अभी नहीं करना है, जब बोलेंगे तब करना स्टार्ट। बीच में किसी एक दिन टाइम देंगे, उसी दिन हम लोग डिस्कशन कर लेंगे।